Okay, very good morning to all of you and welcome back. Good morning messages already from Arav, Shikhar, Priyank, and Aditya Bhatia in his Desi style. Namaste. Some are in the pipeline, Aditya and all. Okay, that's the situation now. ठीक है, शायद थोड़ा सा कईयों के मन में या दिल में मायूसी होगा क्योंकि कल इंडिया हार गए, है ना, इंडिया हार गए टेस्ट मैच के 6th डे में ड्रॉ भी नहीं कर पाए, ठीक है ना। सौरभ मिश्रा आस्क्ड कि क्या मल्टीपल करेक्ट है। प्रियंक से इसकी बहुत बुरा हुआ कल हार गए, बट आई थिंक this was one match where we can put the blame of the loss entirely on the Indian players. प्रियंक से इसकी थोड़ा सा बारिश और हो जाते, वाह वाह क्या बचने का तरीका है, फाइनल में हार जाती है कि बारिश बचा ले है ना। कि सौरभ से इसकी अच्छा हो कि मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, नहीं तो मैं भी दुखी रहता। अच्छा मैं WWE देखता हूँ, ओ बाप रे हाँ उसमें दुखी क्या होंगे, कौन सा साइड और कौन सा ये। न्यूजीलैंड प्लेड मच बेटर देन इंडिया आई थिंक, है ना। आई थिंक फुल्ली एग्री विद यू। शिखर से इसकी हमेशा बड़े मैचों में हार जाती है इंडिया। चलो आई मीन दैट मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू बट यस टू सम एक्सटेंट ट्रू। और मैंने एक चीज और देखा इज दैट स्टार्टिंग मैचेस में तो इंडिया थोड़ा सा, अब मे बी अगर 3 टेस्ट मैच होता तो पता नहीं क्या होता, बट यस वन ऑफ टेस्ट मैच में तो थोड़ा सा न्यू एनवायरनमेंट में एक्लेमेटाइज होना एंड ऑल। और न्यूजीलैंड का फायदा ही क्या था कि न्यूजीलैंड वाज ऑलरेडी देयर प्लेइंग विद इंग्लैंड, तो वो सारे अच्छे से क्लाइमेट वगैरह इस सब से एडजस्टेड थे। इंडिया तो बस गए और फिर मैच स्टार्ट हो गया, डिडंट इवन हैव। न्यूजीलैंड की भी कंडीशंस वैसी हैं। हाँ न्यूजीलैंड के अपने देश में भी कंडीशन सिमिलर है, तो लाइक ठीक है, देयर वाज सम slight 5% to 10% advantage also maybe in New Zealand, but still you can't have an excuse of not being able to wipe out the tail and tail scoring 80 runs and the rest of scoring 160 runs, so that is not pardonable, and it's the other way around with India ki India ka tail kaam hi nahi karta, so therefore there were many reasons. I mean plus India ke top order batsmen were total failure है ना, तो therefore many reasons I mean, but anyway चलो कोई नहीं, अब जो भी था है ना। अच्छा कल मैंने आंसर चॉइस भेजे हैं नियत से सब मोह आया है सर। हम सर जैसे सर आंसर जो जैसे हमने एक पेज पे लिखे हैं सर, उसमें मैंने गलत आंसर लिख दिया, पर पीछे वर्किंग में सही है, मतलब उसका कंसिडर करा जाएगा? नहीं, अब सुन लो मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन भी है। रीजन इज दैट, सोचो थोड़ा सा, अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं चालाकी करना चाहता हूँ। क्या चालाकी कि मैंने वर्कआउट किया और मेरा आंसर आया बी, पर मुझे उतना भरोसा नहीं है बी पे, क्योंकि मुझे अपने ही वर्किंग पे थोड़ा शक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऑप्शन चॉइस में डाल देता हूं सी, ठीक है। अब मान लो सी बाई चांस करेक्ट सपोज, तो उसको मार्क्स तो मिल गया, लेकिन उसका आंसर वर्किंग आउट में तो बी था। अच्छा अब मान लो अगर बी करेक्ट है, फिर वो स्टूडेंट बोलेंगे सर वो ना गलती से सी लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखो बी था। अब कैसे होगा, फिर तो ये ट्रेंड बन जाएगा, हर कोई ऐसे करेंगे। तो देयरफॉर एकदम बिल्कुल पहले से हमने क्लियर कर दिया कि देखो वर्किंग पेजेस एनीवे कहीं मांगा भी नहीं जाता। मैंने तो इसलिए पूछा कि भाई वर्किंग थोड़ा सा देखने को मिलता तो कई बार मुझे भी थोड़ा आइडिया लगता कि कौन क्या सोच रहे हैं, कौन इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वुड आल्सो लाइक टू स्टडी एज फार द स्टूडेंट्स आर कंसर्न, दैट्स द ओनली रीजन। अदरवाइज वर्किंग पेजेस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसका कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट आवर अजम्पशन इज को एग्जिस्ट ही नहीं कर। क्यों? क्योंकि इवन रियल एग्जाम में क्या होता है, यू टू जस्ट फीड इन द चॉइसेस, दैट्स इट। और वर्किंग पेज वहां पे भी होता है, पर वर्किंग पेज का वहां पे कुछ नहीं हो जाता। इट्स नॉट दैट दैट विल बी लेटर ऑन टैली दिस दैट नथिंग। तो देयरफॉर जब एग्जाम एक्चुअल एग्जाम में नहीं होता है, देन व्हाई हैव अ बैगेज, तो इसलिए वो तो नहीं हो, ठीक है ना। प्रियंक शेष की टेस्ट में एक चॉइसेस के क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत थे मे बी, ठीक है ना। आरओ सेस की मल्टी करेक्ट में पार्शियल मार्किंग नहीं बेटे, वो तो पॉसिबल नहीं है जो जो फिक्स किया गया वो फिक्स ही है। आदित्य इज दैट लाइक दुखी तो मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद हुआ, टेस्ट मैच तो क्या करना है। ओके सौरभ इज आस्क्ड कि वैसे आपका फेवरेट
प्लेयर कौन है? ओके, थोड़ा सा कहीं देशद्रोही ना कह दो। वैसे तो मेरे फेवरेट उस तरीके से देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है बताना, बट yes, out of the present lot of cricketers, Kane Williamson is one of the person whom I like for many reasons, ठीक है, and I think वेस्ट इंडीज वही है इंग्लैंड के, सॉरी न्यूजीलैंड के कैप्टन, ठीक है ना। हार्दिक सेज की अगर मान लो मैंने राउंड ऑफ नहीं किया तो राउंड ऑफ नहीं किया तो फिर आंसर चॉइस कैसे दिया बेटे हार्दिक? सौरभ सेज की मेरा तो एबी डिविलियर्स है। अब डिविलियर्स तो अब संन्यास ले चुके हैं, तो उसके बारे में क्या बता है ना। वैसे इसके पहले एक और प्लेयर थे, प्रॉब्ली उसके नाम था हर्षल गिब्स या लांस गिब्स या ऐसे कुछ। आई यूज्ड टू लाइक हिम फॉर अ डिफरेंट रीजन वाज दैट कि वो साउथ अफ्रीका के हॉकी के नेशनल टीम के भी प्लेयर रहे हैं। शायद 100 मीटर और 400 मीटर रेस में भी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया है, और क्रिकेट में तो करते थे, और क्रिकेट में वेरी वेरी गुड फील्डर एंड आल्सो वेरी वेरी गुड बैट्समैन। आई मीन ऐसे कुछ 3 या 4 स्पोर्ट्स में वो पूरा नेशनल टीम को रिप्रेजेंट। नाउ दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। आई डोंट थिंक कि एनीबॉडी वुड बी देयर थ्रू आउट द वर्ल्ड हु वुड हैव सच टैलेंट इन अ पर्सन। तो पहले मुझे वो अच्छे लगते थे। चलो एनीवे, आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर स्टार्टिंग। थोड़ा सा क्लास के स्टार्टिंग में चिट चैट करो तो एक माहौल बन जाता है। इन द मीनवाइल कुछ बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा लेट लती आने वाले, है ना। चलो तो आई थिंक नाउ लेट्स स्टार्ट। आज एक काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आंसर चॉइसेस लेट दिया था मैंने, तो एक काम करना, जिसको जो डाउट है ना वो अपना अपना आंसर जो है ना सॉल्व करके मुझे भेज। जैसे मान लो किसी को क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे थे कोई, तो 8 का सोल्यूशन भेज दो मुझे, है ना। तो मैं भी देख लूंगा कि उसमें क्या ऑप्शन चॉइसेस है और क्या वो है। देन आई विल आल्सो वर्क इट आउट। अगर मान लो कुछ उसमें मिस्टेक होता है, कुछ ऐसे होता है, देन वी विल हैव अ डिस्कशन, मे बी वी विल हैव इट टुमारो। तो इन द मीनवाइल जिसको जो डाउट है ना क्वेश्चन में, उसका सोल्यूशन करके एक बार भेज दो मुझे। लेट मी स्टडी कि तुम लोगों ने क्या सोचा है, या उसमें कुछ गलती है तो आई कैन पॉइंट आउट आल्सो कि इसमें ये मिस्टेक है, उसमें ये मिस्टेक है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। चलो देयर इज अ क्वेश्चन दैट क्वेश्चन इज पेपर नहीं है, कैसे सॉल्व करें? दैट्स राइट। मैं पेपर आज में देखता हूं। एक्चुअली ना पेपर थोड़ा सा इशू क्या हो जाता है कि कई बार, भेज दिया था मैंने, हाँ बेटे, भेज दिया था। हाँ हाँ इसने वो अनऑफिशियल पे भेज ठीक है, दिया था आरब ने। हाँ ठीक है, मालूम है मुझे। तो लाइक आई विल सी दैट, ठीक है ना। फाइनली लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे। तो हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था, प्रोजेक्टाइल के हमने बेसिक्स किया था, प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन किया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पाथ इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग कई सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो यही कि सपोज एक प्रोजेक्टाइल है और हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया। अच्छा बाय द वे, एक चीज मैं थोड़ा सा एक बार कह देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इज दैट प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन अगर यूज कर रहे हो, थोड़ा ध्यान रखना, इज दैट जहां से भी प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ है, जहां से भी प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ है, वो ओरिजिन बनेगा, ध्यान रखना। सो देयरफॉर इफ यू आर यूजिंग प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, तो ध्यान रखना ओरिजिन विल ऑलवेज बी द लॉन्चिंग पॉइंट। लॉन्चिंग यानी स्टार्टिंग पॉइंट। देखो प्रोजेक्टाइल बहुत जगह से लॉन्च हो सकता है, किसी बिल्डिंग के छत से लॉन्च हो सकता है, कोई हवाई जहाज से भी लॉन्च हो सकता है, कभी जमीन से भी लॉन्च हो सकता है, और कभी हो सकता है कि जमीन के अंदर से यानी ट्रेंच से भी लॉन्च हो सकता है। तो देयरफॉर लॉन्चिंग पॉइंट कुड बी एनीथिंग, बट जो भी लॉन्चिंग पॉइंट होगा उसी को हम ओरिजिन लेंगे। दैट इज व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन इन प्रोजेक्टाइल पाथ, ये ध्यान रखना। चलो सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल। लेट्स सी इट हैज बीन थ्रोन विद 50 मीटर पर सेकंड एंड सपोज एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और ये हाइट दिया गया है, लेट अस से इक्वल टू 135 मीटर्स। दो क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द रेंज। and the time of flight, ठीक है। Arav has asked a question that is how to improve multi-correct, but let's not discuss it this test, एक दो और टेस्ट हो जाने दो। मल्टीपल चॉइस करेक्ट का कोई इंप्रूव कर कोई स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी नहीं है। इट इज जस्ट दैट मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर एट दैट। तो लाइक अभी एज ऑफ नाउ कोई स्ट्रेटजी नहीं। मे बी वी विल हैव अ डिस्कशन आफ्टर अ मंथ और सो और 2 months। बाय दैट टाइम थोड़ा और प्रैक्टिस होगा, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मे बी यू विल आल्सो अंडरस्टैंड बेटर हाउ टू अप्रोच, ठीक है ना। In the meanwhile, let me ask a question to suppose
प्रथम शर्मा। प्रथम बेटे, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, दैट इज 2u sin theta by g. प्रथम, कैन वी यूज दैट? प्रथम, आर यू ऑडिबल? Yes, sir. कैन वी यूज दैट स्टैंडर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta by g? No, sir. मुझे कुछ आंसर्स मैसेज से भी आने लगा है, सौरभ और कृतिका ने भी दिए। हाँ बेटे, प्रथम बताओ। No, sir. ओके, व्हाई कांट वी? Sir, because it will go some maximum height from the launching point. तो टाइम ऑफ So फ्लाइट it का will फॉर्मूला take, क्यों नहीं यूज करते? sir, it will take some extra time to go to the maximum height. एक्स्ट्रा टाइम मैक्सिमम हाइट के लिए है या कुछ और के लिए? थोड़ा सोच के बताओ। चलो ठीक है, कीप थिंकिंग अमित। Okay, Saurabh has given the correct answer, but I'm not reading it out so that maybe somebody else can also attempt. Rohani, can you be on air? Rohani, are you hearing? Yes, sir. Can I use the standard time of flight formula 2u sin theta by g? Yes or no, जो भी होगा different. Sir, I think the projectile should start from the ground level, then only we can use it. Okay. तो इस केस में 2u sin theta by g नहीं होगा, ये कह रहा हो ना? Yes, sir, because it has only the height of 135 meters from the ground Fine, level. fine. Can you also tell me कि इस बार जो time of flight होगा वो capital T यानी 2u sin theta by g से ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम होगा सर। हाँ? सर कम होगा। कम होगा। ऐसे क्यों लगता है कि कम होगा? सर बिकॉज फर्स्ट वो अगर हम उसे ग्राउंड लेवल से थ्रो करते तो सर वो पहले अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता, उसके बाद ग्राउंड वापस ग्राउंड लेवल पे आता। इस बार उसे हमने कुछ हाइट ऑलरेडी दे रखी है, तो वो सर Okay. टाइम ऑफ That is one logic. That is one logic. मैं समझ गया, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस पूछता हूँ so that मुझे भी थोड़ा सा थिंकिंग पता चले। चलो अब अच्छी जो सही लॉजिक है वो सुनो। 2u sin theta by g, by the way, इसमें कई सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। कृतिका यू सेइंग कि लेस देन टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ना ना ना, मोर देन होगा, ठीक है ना? बट सौरभ मिश्रा हैज गिवन द राइट आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि मोर होगा या लेस होगा। अब ध्यान से सुनो, देखो अगर ग्राउंड टू ग्राउंड होता है या अगर लेवल टू सेम लेवल होता है तो जाके 2u sin theta by g, यानी अगर मैं पूछूंगा इस केस में 2u sin theta by g कहां का टाइम है ना, यहां का टाइम, यानी 2u sin theta by g लगेगा यहां से लेके यहां, और प्रोजेक्टाइल को और एक्स्ट्रा कवर करना है, यानी इस बार कुछ भी हो टाइम ऑफ फ्लाइट इससे तो ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा बेटे। एक दो जने ने कम का आंसर दिया है, रोहानी तुमने भी बताया कम, तो इसको थोड़ा सा ठीक करो इसका थिंकिंग। ग्राउंड टू ग्राउंड, सेम लेवल टू सेम लेवल, वो होता है 2u sin theta by g, पर यहाँ पे यानी यहां से अगर स्टार्ट करते हो और अगर ये लैंडिंग पॉइंट होता तब जाके 2u sin theta by g होता, लेकिन इसको तो एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है ना, इसलिए इसका टाइम ज्यादा, ठीक है? इस बार इसलिए ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये सब लॉजिक को ना पॉलिश करो। इट्स गुड दैट वी आर इंटरेक्टिंग एंड wherever there are small mistakes we have that scope of correcting them, है ना? चलो ठीक है। पलक से कि नो, बट नो के लिए मैंने पूछा था कि ज्यादा हो गया कम हो, तो लाइक दैट वाज नॉट आंसर्ड, बट पलक यू आर राइट कि बिकॉज़ द लैंडिंग एंड द स्टार्टिंग नॉट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्सिस। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, है ना? तो सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि देखो इसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूं, अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो ये जो पॉइंट है इसके बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास होगा तो मैं उसको यूज करके दूसरा इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं। जैसे यहां पे अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन मालूम है, तो यहां पे ऐसे कौन सा इंफॉर्मेशन मालूम है जिसको यूज करके तुम रेंज निकाल सकते, है ना? मे बी मैसेजेस से आंसर करो, मैं थोड़ा सा किसी स्पेसिफिक से पूछता हूं। शिखर, अच्छा शिखर तुमने तो बता ही दिया ऑलरेडी, मैसेज से ही बता दिया, चलो छोड़ो, फिर तुमसे नहीं पूछते हैं। प्रसुक, कैन यू बी ऑन एयर? यस इस पॉइंट के बारे में ऐसे क्या इंफॉर्मेशन मुझे पता है जिसके हेल्प से मैं आर निकाल सकता हूँ? y कोऑर्डिनेट -135। बस, बहुत बढ़िया। यानी इस पॉइंट के बारे में एक चीज मुझे मालूम है, क्योंकि ये ओरिजिन है और ये 135 है, यानी एक चीज मुझे मालूम है, दैट इज y = -135। बस दैट्स इट।
अगर y माइनस 135 पता चल जाए इन दैट x कोऑर्डिनेट बड़े आराम से आ जाएंगे। क्यों? हमारे पास पाथ इक्वेशन है। कल हमने पाथ इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, कल नहीं मतलब जब भी डिस्कस किया, शायद कल ही क्यों, है ना? तो क्या था ना y की जगह माइनस 135, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta, ठीक है ना? तो therefore you have y मतलब minus 135 is equal to x, पता नहीं, tan theta is what, tan 37 and that is 3/4 minus g x square by 2 u square into cos theta क्या है 4/5, तो cos square theta क्या हो जाएगा 16/25 into 16/25, ये 25 2 और ये 10 का कैंसिल कर लो, यानी x स्क्वायर का इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर बाय 16 32 10 320 minus 3/4x plus minus 135 minus 135 is equal to 0. तो therefore x कितना आ जाएगा? अब हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आदित्य लास्ट क्वेश्चन दैट इज इस क्वेश्चन में y के अलोंग रिजॉल्व करके भी टाइम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो वेलोसिटी दिया है इसका y कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट, उससे क्या होगा टाइम आ जाए, वो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं उसको फटाफट सॉल्व कर रहा हूं। x इक्वल टू माइनस b यानी 3/4 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 9/16 माइनस प्लस हो जाएगा 4a c by 2a। अब इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो हो जाता है 4 से 80 और 5 से 16 और ये 5 से हो जाएगा 227। तो देखो 9 plus 27 is 36/16, है ना? देख लो अच्छे से, इट इज 9 plus 27 is 36/16, तो 36/16 क्या होगा, है ना? 36/16 क्या हो जाएगा ना, 6/4 तो यानी 3/2, है ना? और 2a तो 2 into 1/3, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 3/4 प्लस माइनस 3/2 यानी एक हो रहा है माइनस 3/4 इंटू ये 160 आ जाएगा इंटू 160 और एक आ रहा है 3/4 प्लस 3/2, है ना? तो यानी 9/4 इंटू 160, तो एक आंसर आ रहा है माइनस 120 और एक आंसर आ रहा है 360। अब एक चीज बताओ मुझे, ये माइनस 120 और 360 में से आंसर हम चूज करेंगे 360, लेकिन ये माइनस का मतलब क्या हुआ? क्या माइनस यूजलेस आंसर है या इस माइनस का भी सिग्निफिकेंस है? नाउ हियर आई वुड लाइक टू स्टॉप अ बिट, ठीक है? एक बार अच्छे से देख लो, इसका आंसर इंटरप्रेट भी करना। ओके, प्रियंक सेज कि अगर माइनस 120 लोगे तो पीछे चला गया, और इसके पहले 360 का आंसर आ चुका है। प्रियंक हैज गिवन द आंसर एज 365। आइजा हैज आल्सो सेड कि माइनस 135 पुट करना चाहिए। प्रियंक आल्सो सेज द सेम थिंग, गुड गुड, वेरी गुड। इसका टाइम का आंसर सौरभ ने रूट में दिया हुआ है। पलक सेज कि माइनस 35 मतलब वही माइनस 135, ठीक। There were quite few good answers. मेरा क्वेश्चन सुनो, ये जो रेंज है ये सॉल्व होके तो आ गया 360, पर ये माइनस 120 का क्या मतलब? Okay, let me explain the minus now. ठीक है, उसके पहले एक काम करो, जो मैंने मेथड अपनाया उसमें कोई दिक्कत है तो वो पहले पूछ लो। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? आरव से इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। प्रियंका हैज गिवन द टाइम आल्सो। देवादत्ता बेटे, ये जो मैंने 360 माइनस 120 निकाला, इज दैट ओके देवादत्ता? यस सर। भूमि यादव, सर भूमि यादव दोनों कंफर्टेबल है? यस सर। Okay, Bhumi, now tell me what is the interpretation of this minus 120? Sir, minus 120, I think it's like when the object, if we see its range backwards. Okay,
इट्स अ गुड आंसर, ठीक है ना, इट्स अ गुड आंसर। अब सुनो, हमने क्या किया, हमने इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में y के जगह -135। देखो याद रखना, हम लोग एक्चुअली एक मैथमेटिकल इक्वेशन में पुट किया। अब वो मैथमेटिकल इक्वेशन एक प्रोजेक्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, इट्स ए कोइंसिडेंस, बट एक्चुअली इट इज मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स, दैट वी आर डूइंग। तो देखो, अगर मान लो ये ओरिजिन है और एक पैराबोला ऐसे है, होता है ना पैराबोला यूं, और अगर मैं y इज इक्वल टू -135 पुट करूंगा तो एक लाइन ऐसे होगा, ये तो y इज इक्वल टू 0, ये वाला x एक्सिस y एक्सिस, तो y इज इक्वल टू -135 यहां पे। तो ये इस पैराबोला को दो जगह कट करेंगे, ये वो 120 है जो कि -120 के फॉर्म में आ रहा है, और ये हो गया 360। दैट्स इट। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का एक बहुत बड़ा फायदा है। अब ध्यान से सुनो, हमें पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, u cos थीटा इनटू t। तो मैंने कल भी शायद एम्फसाइज किया था इस दैट कभी भी अगर टाइम निकालना होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट का हम बहुत फायदा उठाते हैं। कैसे? t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। तो इस पॉइंट का x आ गया, कितना आ गया 360। ये तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, ये तो पीछे वाला है, ये तो हम ले नहीं रहे, हम तो ये 360 वाला ले रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 360 अपॉन u cos थीटा। तो देयरफॉर इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो आएगा 360 बाय u cos थीटा। u मतलब 50, cos थीटा मतलब 37 डिग्री cos, यानी 4/5। तो 50 into 4/5, ये 5 से 10 हो गया, और 10 से 0, 36/4 यानी 9 से। यानी कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। ये आगे से याद रखना, किसी भी प्रोजेक्टाइल का अगर बाई चांस मान लो तुमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, यानी तुमने बहुत काम कर लिया। क्यों? क्योंकि बड़े आराम से फिर टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। ये देखो, इसका तरीका ये होगा, x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, and therefore you will be able to find out time of flight t very easy। सर हाँ बेटे, सर अगर ग्राउंड इसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से करते तो रेंज हो जाती 120 प्लस 360, बस यही सिग्निफिकेंस है 120 का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रोजेक्टाइल अगर ग्राउंड से लॉन्च किया होता, पर याद रखना फिर वो वेलोसिटी 50 नहीं होता और एंगल भी 37 नहीं होता, कुछ और होता है ना। ये प्रोजेक्टाइल फिर ऐसे होता ना, ऑब्वियसली फिर एंगल अलग दूसरा होता है, देखो एंगल अलग, और वेलोसिटी भी ऑब्वियसली 50 से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 50 से ज्यादा वेलोसिटी लॉन्च करोगे तब ना वो वहां पे जाकर 50 बनेगा। तो देयरफॉर व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट उस करेक्ट के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट बात छुपा हुआ है। क्या? कि ये मत सोचो कि अगर वही 50 से यहाँ पे भी लॉन्च करते तो वो वहां पहुंचते ना, वो नहीं होता। तो अगर इसी प्रोजेक्टाइल को सपोज तुम कहना चाहते हो कि इसी पाथ को फॉलो करे और ग्राउंड से स्टार्ट हो, तो इन दैट केस ना वेलोसिटी 50 होता और ना ही एंगल 37 होता, कुछ और होता। ये यहाँ पे आके कुछ और एंगल बन जाता है ना, और वेलोसिटी भी ऑब्वियसली 50 से ज्यादा। दैट्स बिकॉज अगर यहाँ पे 50 से ज्यादा होगा तब ना जाके ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होते होते एक जगह 50 बन। तो देखो, योर इंटरप्रिटेशन इज ओके, बट देयर इज आल्सो अनदर डायमेंशन टू दैट इंटरप्रिटेशन, दैट इज डोंट थिंक दैट यू विल थ्रो इट 50 and at 37 from the ground and it will reach there. No, ये नहीं होता। उसके लिए फिर अलग वेलोसिटी और अलग एंगल होता। That is also something that you must keep in mind. ठीक है? आरव समझ में आ गया जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। वैसे एक चीज ध्यान रखना is that I am not saying to Arav only. Arav has asked a question means we are all discussing the question. तो बाकियों का अगर कोई दिक्कत है इस चीज को अंडरस्टैंड या एब्जॉर्ब करने में, तो तुरंत रेज करो डाउट। फिर अदरवाइज क्या पता क्या होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, लेट अस से 1 or 2 of you understand, बाकी साइलेंट रह गए, तो मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा? फिर तो मैं तो आगे चला जाऊंगा ना। So therefore, if there is any problem in the interpretation, please raise the issue. Priyank, you are saying something. सर इसमें अगर जैसे हमारे इधर 2 रूट्स आए, एक नेगेटिव है, अगर बाय चांस हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनी कि दोनों ही रूट्स पॉजिटिव आएंगे तो फिर क्या हो सकता है? इस केस में तो नहीं आ सकता है, बट यस फ्यूचर क्वेश्चन में आएंगे। मैं अगला जो क्वेश्चन दूंगा देखना उसमें आ सकता, मैं आ रहा हूं उसमें, ठीक है? I'm just coming into that. In the meanwhile, Aditya has asked a question that y के along resolve करके range 360 ही आ रहा है, -120 नहीं आ रहा है, ये ऐसे क्यों? क्योंकि अगर तुम y के along इंटरप्रेट करते हो
इन दैट केस जो टाइम आ रहा है ना उसमें देखो एक नेगेटिव टाइम भी आ रहा होगा, तुम ट्राई करके देखो। ओके, लेट मी आल्सो डू दिस क्वेश्चन विद व्हाट आदित्य इज सजेस्टिंग इज दैट कि हम इसको वेलोसिटी को y एक्सिस में करके टाइम निकाल लेते, दैट इज आल्सो अनदर अप्रोच, बिल्कुल सही है। तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ और देखना उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज्यादा आसान लगता है, कैलकुलेशन हल्का सा छोटा लगता है। देखो इसका जो y कंपोनेंट का वेलोसिटी है वो क्या होगा ना, ये तो 40 और ये 30 है, तो यानी ये हो गया 40, ये हो गया 30। अब मैं इक्वेशन पुट कर रहा हूं ये वाला along the y axis, s is equal to ut plus half at square, ठीक है। यानी अब मैं इस चीज को y के लिए अप्लाई कर रहा हूं, फाइन। तो अब मुझे कोई एक जना हेल्प करो, अनुभव कैन यू बी ऑन एयर? यस सर। ओके अनुभव, मुझे फटाफट बताओ कि मैं अगर इसके y को स्टडी करना चाहता हूं, उसके लिए मैंने चूज किया इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो मुझे क्या वैल्यूज पुट करना चाहिए? s की जगह क्या पुट करना चाहिए? सर 0। जीरो क्यों? प्रोजेक्टाइल कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से, और यहां पे जाके लैंड किया, तो जो y वाला है वो क्या है? -135। हाँ देखो ये छोटी छोटी चीजें है। अब तुमने अगर जीरो पहली बार बोला, इसका मतलब क्या कि एग्जाम में अगर हड़बड़ी में करते तो जीरो पुट करके आंसर निकाल लेते, नहीं वो सर आंसर आता नहीं और मैम वो गलत हो जाता, तो ध्यान रख। चल ठीक है, बिल्कुल सही बोला। -135 u के जगह क्या पुट करोगे? 50 इंटू टी प्लस हाफ ए के जगह क्या पुट करोगे? -10। -10। अब ये इक्वेशन बन गया y एक्सिस के अलोंग, इससे टाइम आ जाएगा। तो टाइम कैसा आएगा? नहीं -5 है तो 5 से डिवाइड कर लो, तो इसका आ जाएगा टी स्क्वायर। मैंने क्या क्या बताता हूँ, मैं 5 से डिवाइड किया और एक तरफ लेकर, ये -5 था, 5 से डिवाइड कर तो 1 हो गया और इधर आ गया -1 हो गया, इधर आ गया टी स्क्वायर -6 टाइम्स टी माइनस इसका 27 इज इक्वल टू 0, यानी t -9 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आदित्य आप जरा देखो, t इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू -3, तो माइनस तो आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना कि माइनस बिल्कुल अवॉइड हो। बेटे टाइम नेगेटिव का क्या मतलब है? डिस्टेंस ऐसा समझा दिया आपने। हाँ, टाइम नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो कि सपोज क्लास का टाइम है 10 बजे, ठीक है, और मान लो कोई 10 मिनट लेट आता है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज द डिले? प्लस 10 मिनट्स। बट अगर मान लो कोई 2 मिनट पहले आता है, 2 मिनट पहले आता है और मैं पूछता हूं कितना लेट आया है, तो क्या बोलोगे? 2 तो नहीं बोलोगे ना, क्या बोलोगे? -2। बस यही चीज है। यानी कोई इवेंट जिस समय तुमने घड़ी को या क्लॉक को या टाइमर को स्टार्ट किया, ध्यान से सुनना, जिस समय तुमने घड़ी, क्लॉक, वॉच, टाइमर स्टार्ट किया वो होता है t इक्वल टू 0। उसके आगे अगर कोई इवेंट होता है, यानी उसके बाद अगर कोई इवेंट होता है तो उसका टाइम हो जाता है पॉजिटिव, और बाई चांस अगर कोई इवेंट उससे पहले ही हो गया होता है तो उस टाइम को हम नेगेटिव टाइम के अंदर इंटरप्रिटेशन करें। तो देयरफॉर ये -3 का मतलब क्या हुआ? -3 का मतलब ये कि अगर मान लो इस वक्त प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया यहां से, बट मान लो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल यहाँ पे नहीं कहीं और से थ्रो हुआ है और ऐसे आते आते इस वक्त यहाँ पे है, तो यानी इस यहाँ पे तो उसके पहले थ्रो किया गया था ना, कितना सेकंड पहले? 3 सेकंड पहले। इसका इंटरप्रिटेशन हो जाता है t इक्वल टू -3। बट तुमने शायद इस रूट को तो रिजेक्ट कर दिया होगा, इसलिए तुम्हारा -120 जो आंसर आया था ना यहाँ पे एक, वो नहीं आया, बट वो आ जाएगा। कैसे? ना अब x निकालेंगे इस फॉर्मूला से, है ना, तो x वाला फॉर्मूला क्या था? u cos थीटा इनटू t, तो x क्या हो गया? u cos थीटा बोलते 40 इनटू t, t के दो वैल्यूज है, एक -3 और दूसरा, तो देखो इन जनरल इस वाले के साथ तो मतलब हम लोग का कोई लेना देना है, हम लोग का तो इससे मतलब है 360, तो दैट इज व्हाट द रेंज, यानी ये आ गया 360। तो ये भी एक तरीका है। मैंने पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाला फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकल रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट बाद में निकल रहा है, इज द सेम। सर हाँ बेटे, सर टाइम भी दो आ रहे हैं, एक तो -2 और एक 9 आ रहा है, -3 और एक 9, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने -3 को रिजेक्ट कर दिया। सर तो इसको ये नहीं कह सकते कि 3 सेकंड उसको मतलब कि ग्राउंड से उस हाइट तक पहुंचने में लगेंगे? बिल्कुल कह सकते। इसका मतलब ही t इक्वल टू -3 का मतलब ही है
कि जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर ये प्रोजेक्टाइल पहले से चलाया होता, स्टार्ट किया होता, तो तुमको 3 सेकंड पहले ग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ता। कहां से? 120 मीटर पीछे, तभी आंसर -120 आ। यानी ये जो -120 आ रहा है ना, ये वेस्टेड नहीं है, इसका भी एक अपना इंटरप्रिटेशन, बस वो इंटरप्रिटेशन हमें समझना पड़ता। दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। ओके सर, हाँ ओके सर। हाँ, तो अभी अगर और किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बीच में हम लोग हैं। फाइन, तो मे बी आई विल जस्ट पिक अप समबडी रैंडमली। आई मीन संकल्प, संकल्प कैन यू बी ऑन एयर? यस सर। हाँ बेटे, ये जो -120 360 का इंटरप्रिटेशन क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और टाइम नेगेटिव वाला? हाँ वो भी समझ में आ गया सर। ओके चलो ठीक है। नियंत बेटे, इज दैट ओके नाउ? यस सर। चलो, अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो पूछ लिया करो, है ना? चलो, so I've just given the interpretation, I mean, and with the help of the past question, we have managed to find out. अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था कि सर इस बात तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तब तो आसान हो गया, नेगेटिव हटा दिया, पॉजिटिव आंसर दे दिया। बट अगर दोनों पॉजिटिव आ गया होता तो एक सवाल आया था, तो मैंने बोला था कि लाइक चलो ठीक है, डोंट वरी, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं इसी तरीके का। अगला क्वेश्चन है, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो, ठीक है, और थ्रो किया सपोज 75 मीटर पर सेकेंड और 37 डिग्री एंगल, नहीं 53 एंगल, ठीक है। इस बार भी ये 135 है, और ये जो है ये 135। क्वेश्चन इज, ये प्रोजेक्टाइल कहां पे हिट करेगा? Where does मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूं, इस दैट ऐसे क्वेश्चंस का जनरली हम लोग जो अप्रोच करते हैं, जितने भी थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस होता है ना प्रोजेक्टाइल, समझ लो कि 95% चांस है कि वो पाथ इक्वेशन से ही करेंगे। यानी वो जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन किया था ना, y इक्वल x tan थीटा माइनस j²/2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसी को जनरली हम लोग 95% चांस से यूज करेंगे। तो मैंने पहले से थोड़ा हिंट दे दिया, अब शुरू करो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक दिक्कत है, एक छोटा सा दिक्कत है, जरा दिक्कत समझो। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी लैंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी लैंड कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे भी लैंड कर सकते हैं। कई सारी चीजें हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली मुझे इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देखना पड़ेगा कि क्या, ठीक है ना? चलो गो अहेड, ट्राई टू फाइंड इट आउट। Saurav Mishra has given 135, 135 as the answer. Okay. क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, तो therefore I don't want to give the answer so directly. Let me interact with some people maybe.
Manya, can you be on air, bete? Manya Arora? Yes, sir. Okay, what is your first thought looking at the question? Sir, How did you approach it? sir, I thought to find the maximum height it can reach. Okay, चलो मान लो मैक्सिमम हाइट निकल गया और मान लो आ गया 190, तो क्या करोगे? Sir, then I got the y coordinate of it. नहीं, y कोऑर्डिनेट कैसे, मतलब मैक्सिमम हाइट तो आ गया 190, तो आ तो गया, अब क्या निकालना है? अब क्या करोगे रात? देखो, what I'm trying to make you understand is that whatever you are thinking, there has to be a process, और उस प्रोसेस से हम लोगों ने कुछ ना कुछ आउटपुट भी निकालना है. I'm just trying to visualize what you are thinking. हाँ, अब बताओ. मान लो मैक्सिमम हाइट आ गया बेटे 190, अब क्या करो? मानिया? Yes, sir. But sir, after finding the maximum height, I got the y coordinate of it. Then I'll put it in the equation of trajectory to find the x coordinate. Okay. y कोऑर्डिनेट की जगह तुम मैक्सिमम हाइट क्यों निकालना चाहते? Yes, sir. Sir, please repeat. देखो, y कोऑर्डिनेट की जगह तुम मैक्सिमम हाइट क्यों निकालना चाहते? मैक्सिमम हाइट निकालने का फायदा क्या? सर, क्योंकि पता लग जाएगा ना कि वो जो कहाँ पे हिट कर रही है वो बॉल या जो. अब देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन तुमने डाला. इज दैट अगर मैं मैक्सिमम हाइट निकालूंगा तो मुझे पता लग जाएगा. क्या पता लगेगा? एक बार जरा देखा जाए. और ये जो मैं हिंट्स दे रहा हूं ना, इनको विजुअलाइज करके रखो. एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू ओनली मानिया, आई एम टॉकिंग टू एवरीबॉडी. ये हिंट्स को थोड़ा अच्छे से एब्जॉर्ब करो. मान लो मैंने निकाल लिया मैक्सिमम हाइट और आ गया 190, तो ये तो 135 है. अब अगर 190 भी हुआ तभी तो बहुत कुछ हो सकता है. कैसे भी तो हो सकता है. ये देखो, मैक्सिमम हाइट 190, 135 से ज्यादा, पर वो तो जमीन पे गिर गया. ऐसे भी हो सकता है, यानी साइड वॉल पे गिर गया, मतलब हिट कर गया. ये भी हो सकता है. और नहीं तो हो सकता है कि छत पे चला जाए. तो मैक्सिमम हाइट निकालने से हमें कोई कंक्लूजन तो नहीं मिला ना, क्योंकि होना कुछ भी हो सकता है. हो सकता है कि वो यहीं पे हिट कर जाए, हो सकता है कि वो यहाँ पे हिट कर जाए, और हो सकता है वो छत पे चला जाए. तो यानी मैक्सिमम हाइट निकाल के अभी इतना श्योर नहीं हो. बट देन यू माइट से कि आपने तो 190 बता दिया मैक्सिमम हाइट, अगर मान लो मैक्सिमम हाइट आ जाता है 100, 100, तब तो पक्का क्लियर हो गया ना कि छत पे तो नहीं जा सकता, क्योंकि छत तो 135 पे है. देन आई विल एग्री, यस यू आर राइट, कि अगर मैक्सिमम हाइट बाई चांस 100 आ रहा है लेट्स से, तो यानी एक चीज तो पक्का हो गया कि ये छत पे तो नहीं जा सकता. 100 का मतलब क्या होगा? यहीं से कहीं से इधर हिट कर जाएगा, या तो मे बी वॉल पे जाके हिट करे. तो कुछ तो क्लैरिटी आ रहा है, एग्रीड. लेकिन इससे क्लियर तो नहीं हुआ ना कहाँ पे हिट कर रहा है. ना 135 से ज्यादा मैक्सिमम हाइट आता है तो पता चला मुझे, और ना ही उससे कम आता है तो पता चला. इसलिए मैक्सिमम हाइट निकालने का इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फायदा नहीं. थोड़े बहुत फायदा हो सकता है, बट बहुत ज्यादा फायदा नहीं. और वैसे भी देखो, मैक्सिमम हाइट अगर निकालोगे भी ना, तो हम पाथ इक्वेशन तो पुट कर नहीं पाएंगे, है ना. पाथ इक्वेशन के लिए हम क्या पुट करें? तो एक काम करते हैं, लेट अस से ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लैंड कर. यू माइट से आपको कैसे पता चला? मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे पता चल चुका है, मैं तो ऐसे एक्सप्लोर कर रहा हूं ऑप्शन. तो देखो, मैंने पहले ही बोला, पाथ इक्वेशन का फायदा क्या होता है ना, अगर तुमको एक चीज मालूम होगा तो तुम दूसरा निकाल सकते हो. तो मुझे बताओ आयुषी, आयुषी कैन यू बी ऑन एयर? आयुषी? यस सर. आयुषी बेटा, एक चीज बताओ मुझे कि ये जो पॉइंट मैंने दिखाया, लैंडिंग पॉइंट, इसके बारे में तुमको ऐसे क्या इंफॉर्मेशन मालूम है जिसको यूज करके शायद तुम कुछ निकालो? तो इस पॉइंट के बारे में तुमको क्या पता? थोड़ा तेज. आयुषी बेटे, आर यू सेइंग समथिंग और नॉट? पीछे कुछ बैकग्राउंड और नॉइज आ रहा है, इट सीम्स. आयुषी कैन यू, आयुषी तुम एक काम करो, तुम ना मैसेज से बता दो, क्योंकि तुम्हारा ना आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है. maybe somebody else can chip in. I mean, maybe I can ask somebody else. Kritika bete, Kritika. Yes, sir. Can you tell me some information of this point which I can use to find out something else?
It's y. If we take jahan se we have thrown the projectile to be the origin, then it's y. जस्ट होल्ड ऑन, ये जो तुमने बताया ना, ये ऑलवेज लेना होता है। जहां से भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है हमेशा उसी को ओरिजिन लेना होता है, इसलिए इसमें इफ एंड बट नहीं है, ठीक है ना? तो तुम जो बता रहे हो बिल्कुल हमेशा होगा, इफ एंड बट नहीं है। चलो अब आगे बढ़ो। Yes sir, so uska at this point the y coordinate will be 135. बस दैट्स इट, अब और कुछ नहीं चाहिए। यानी देखो क्या हो गया कि अगर मान लो छत पे लैंड कर रहा है, मुझे नहीं पता छत पे लैंड करेंगे या नहीं करेंगे, तो इन दैट केस क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इन दिस केस 135, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ऑब्वियसली ये y कोऑर्डिनेट 135। यानी देखो मैंने पहले बोला बात इक्वेशन में क्या करना होता है, एक इंफॉर्मेशन उस इक्वेशन में डालो तो दूसरा इंफॉर्मेशन निकल आए। डाल दिया मैंने, y इज इक्वल टू 135। चलो रखते हैं, वैल्यूज रखो। तो यानी y इज इक्वल टू x tan थीटा, tan थीटा क्या होगा 4/3, यानी 4/3x माइनस क्या होता है ना, gx² 2 u² cos² थीटा, तो gx² 2 u² cos² थीटा, cos² थीटा मतलब क्या होता है 9/25, है ना? cos 53 बाय द वे 3/5 होता है, तो cos² थीटा 9/20, 825 के साथ 3, ठीक है, 2 × 75 150, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 15 हो गया। तो देख लो 15 × 3 45, 45 × 9 यानी 45 × 9 हो जाएगा 405, यानी x² 405, ठीक है, माइनस 4/3x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। अब ये काम करो, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ x का क्या क्या आ रहा है, ठीक है? तब तक मैं भी करता हूं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 × a × c by 2a, है ना, इज इक्वल टू 405/2, ये ऊपर चला गया, इंटू 4/3 प्लस माइनस √, अभी हो गया 16/9, और ये हो जाएगा 5 से, ये हो जाएगा 5 से 81, और ये हो जाएगा 5 से 27, ठीक है ना? तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 27 का मतलब हुआ 3 से कर लो 9, 3 से कर लो, नहीं 9 से कर लो 3, और 9 से कर लो 9, ठीक है? तो 4/3 प्लस माइनस 16/9 माइनस 12/9, तो 4/9 यानी 2/3 आ रहा है, तो 4/3 प्लस माइनस 2/3 यानी एक 2/3 एक 6/3, यानी इक्वल टू 405/2 इंटू एक 2/3 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। तो अगर मैं 2/3 का करता हूं तो 405/3, दैट इज इक्वल टू, है ना, तो 135 और उसका हो गया 405, तो 135 और 405 आ रहा है, ठीक है? अब हम आंसर किसको लें? आंसर किसको लें? ओके, इंटरेस्टिंग। प्रियंक सेज की यही तो डाउट था। ओके, हितार्थ सेज की इस बात तो मैं पहले वाला लूंगा आंसर। आदित्य सेज की अगर रेंज से टाइम निकाल के टाइम निकालने तो पूछा ही नहीं है। प्रथम सेज की नहीं, मैं तो 405 लूंगा। देवदत्ता सेज की नहीं, मैं तो 405। और ओके चलो, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट y इज इक्वल टू 135। आदित्य सेज की वी विल चेक फ्रॉम द रेंज। पलक सेज की इस टाइम बताना है तो फर्स्ट टाइम बताना है तो 135। चलो अब सुनो अच्छे से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन मिटा दूं। अच्छा चलो यहाँ मिटा। सर अगर 135 को x लेकर कर रहे हैं तो y 55 आ रहा है, तो उससे फिर वो नीचे गिर रहा है।
नहीं, x इक्वल टू अगर 135 पुट करो तो y 55 नहीं आएगा। कितना? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, देखना y भी 135 ही आएगा। अगर x का वैल्यू 135 पुट करो, देखना y का वैल्यू 135 आएगा। क्यों? क्योंकि y का वैल्यू 135 तो पुट किया मैंने, y का वैल्यू 135 तो पुट किया, और उसको पुट करके x 135 और 405 आ रहा। अब सुनो, देखो इस केस में क्योंकि y का वैल्यू इस बार एक्चुअली ना इसका मैक्सिमम हाइट ज्यादा है, इसलिए कई सारे केसेस है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है देखो, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 3 बिल्कुल एज से जा रहा है और ऐसे कर। इस बार क्या हो गया, जब मैंने y के जगह पुट किया 135 तो x भी बाय चांस 135 आ रहा है, एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो यानी क्या हो रहा है, ये बिल्कुल कॉर्नर पे जाके पहली बार हिट कर रहा है। तो देयरफॉर फर्स्ट टाइम इट हिट्स कॉर्नर। अब कॉर्नर हिट करके कहां जाएगा मुझे क्या पता भाई, कॉर्नर हिट करके तो कुछ भी हो सकता है। जैसे फुटबॉल में भी देखा होगा, कई बार बॉल जाके गोल पोस्ट पे लग जाता है, और कई बार देखा होगा गोल पोस्ट पे लग के वापस आ जाता है। कई बार देखना गोल पोस्ट पे लग के गोल के अंदर चला जाता है। अब वो एकदम बाउंड्री वाला केस है, तो इसको मैं कैसे बताऊं कि क्या होगा, बट यस एक चीज आ गया कि इट इज हिटिंग द पॉइंट 135 एट y इज इक्वल टू 135, यानी एकदम कॉर्नर को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, ये आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इसका अंडरस्टैंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू माइट से कॉर्नर आ रहा है, क्या करें, है ना। अगर कॉर्नर बच गया होता, यानी जैसे मान लो यहां से जा गया, तो देखना ये छत पे लैंड कर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पर इस बार अगर कॉर्नर पे हिट कर रहा है तो हम बताएंगे कॉर्नर पे हिट कर रहा है। इस बार यही आंसर है, एंड दैट इज इट इज गोइंग टू हिट द कॉर्नर इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है ना, तो मैंने इसका इंटरप्रिटेशन बता दिया। अब अगर किसी को डाउट है तो फटाफट पूछ लो। सौरभ इज आल्सो आस्क्ड कि ऐसे तो अगर वो ऊपर टच नहीं करता, या फिर अगर x नॉन रियल आ जाता, तो देखो अगर x इमेजिनरी आता तो इसका मतलब क्या है कि वो छत पे जा ही नहीं रहा, तब तो अलग कहानी। देखो इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है कि वो हो ही नहीं रहा है जिसका इक्वेशन तुमने लिखा। हमने किस चीज का इक्वेशन लिखा, हमने इक्वेशन लिखा है कि छत के लेवल को वो कब कहां पे पहुंच रहा है, या छत के लेवल पे वो कब पहुंच रहा है, किस जगह पे पहुंच रहा है। तो मुझे दो जगह मिल गया, एक 135 और एक यहाँ पे आगे कहीं। तो इस बार हम 135 को ही मान लेंगे, पहली बार तो कॉर्नर पे हिट कर, है ना। अच्छा, इसमें एक डाउट भी आया है, एंड दैट इज सौरभ से इसकी, तो इसका मतलब मेरा एक बार हाइट 135 लेके कर दो, उसमें मेरा अलग आ रहा है। हाइट 135 तो हमने लिया है सर, मतलब कि रेंज x 135 लेकर क्या आएगा। हाँ, तो x अगर 135 लोगे, देखना y भी 135 आएगा। सर नहीं आता। आएगा। देखो मैं कर देता हूँ, तुम कह रहे हो इसलिए, तो मैं इस बार y निकाल देता हूँ फॉर x इक्वल टू 135। देखो y इज इक्वल टू x tan थीटा, तो 135 into tan थीटा यानी 4/3 माइनस g into x स्क्वायर, है ना। इस बार तो x मालूम है, बाय 2u स्क्वायर into cos स्क्वायर थीटा। ये 25 75 g हो गया, और ये हो गया 15, और ये हो गया 9 कैंसल, 3 से 135 हो गया 27, है ना। और इसका कितना आ गया ना, इक्वल टू 27 into 4 माइनस 27 आ गया, देखो 135। सर ठीक है सर, मैंने x की जगह x tan थीटा में u tan थीटा ले लिया था। अरे बताओ ठीक है ना, देख रहे हो, x को अगर 135 पुट करते तो y 135 आ रहा है, ऐसे कुछ। ओके, आदित्य has asked कि क्या इससे इजी अप्रोच ये हो सकता था कि रेंज से टाइम निकाल लेते हैं और जे कैप की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। बेटे नहीं चले, क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी रेंज मतलब ये कि रेंज तो मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, तो उससे टाइम ऑफ फ्लाइट तो बेटे कहीं और होगा ना। ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ पे हो रहा, तो उस इवेंट को 135 मीटर पे 135 मीटर जब कवर किया था सर प्रोजेक्टाइल ने, तो उस टाइम पर
कि मतलब स्टोन कहाँ पर था। हाँ बिल्कुल। अब देखो, आप सुनो, पता है क्या होता है कि इस क्वेश्चन में अगर तुमको पता है कि 135 पे हिट करेगा, तब तो इस अप्रोच का फायदा है। अदरवाइज जरा सोचो, तुमने अगर मान लो टाइम निकाल लिया और उस समय हाइट निकाल लिया और हाइट आ गया मान लो 210, अब आंसर तो आया नहीं। क्यों? क्योंकि 210 तो मतलब ये कि इतना पता चल गया कि ये छत पे जाके लैंड करेगी कि 210 मतलब एक, ये 135 है और तुम्हारा हाइट उस समय 210 आ रहा है, तो वो ऊपर जाके पहुंचेगा छत पे, इतना तो पता चल गया। बट कहां पे पहुंचे ये तो नहीं पता चला। ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। यस सर, ओके सर। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट इज, मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा दूंगा। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए सर आप। सर आप म्यूट हो। चैट में लिख दो ना कोई। शायद सर क्वेश्चन इज द सेम। एक सेकंड। ये बताओ, आवाज आ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अब क्वेश्चन है वही सेम चीज, फाइंड आउट लैंडिंग पॉइंट। लैंडिंग पॉइंट निकालो। और अब तो आइडिया लग गया कि इसमें क्या करना पड़ता है ना, इसमें हमें पुट करना पड़ता है पाथ इक्वेशन। चलो गो अहेड। पाथ इक्वेशन यूज करो। और मैं भी साथ साथ करता हूँ, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना? इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं एक फ्लो चार्ट बना दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस के फ्लो कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, और उसको अच्छे से दिमाग में रखना। कुछ कुछ आंसर आने लगे हैं। शौर्य हैज गिवन द आंसर, अनुभव हैज आल्सो गिवन द आंसर। चलो तो इस बार फिर से वही कर रहा हूं मैं। y यानी 75 इज इक्वल टू x tan थीटा, है ना? tan 53 इज 4/3 माइनस g, है ना? नहीं सॉरी, x ही तो निकालना है, ठीक है ना? y मालूम है 75 तो x निकालना, माइनस g x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, है ना? तो 10 का 0, 25 का 2, 2 to the 4, 24, 9 36, 180, यानी
x square by 180 minus 4 by 3x plus 75 is equal to 0. यानी x equal to minus b plus minus b square. b square मतलब हो गया 4 by 3 का स्क्वायर minus 4 a c by 2a यार इक्वल टू ये तो 2 से 90 हो गया तो मैं 90 को ऊपर ले जाता हूँ ये हो गया 4 by 3 प्लस माइनस ये हो गया 16 by 9 और माइनस 5 से 25 5 से 2 into 5 10 से कर लो 4 into 5 करके 5 से करके तो 15 आएगा और ये आ जाएगा 29 आएगा तो माइनस 15 by 9 है ना यानी इक्वल टू 90 into 4 by 3 प्लस माइनस 1 by 3 यानी एक तो 2 by 3 कॉमा 5 by 3 sorry 1 कॉमा 5 by 3 ठीक है यानी एक 90 मीटर आ रहा है और एक आ रहा है 150 मीटर इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोजेक्टाइल 75 मीटर हाइट पे कब होगा एक 90 मीटर और एक 150 तो 90 मीटर तो यही हुआ ना यानी ऐसे हुआ और ये हो गया 150 ये हो गया 90 कॉमा 75 और ये हो गया 150 यानी क्या कंक्लूजन आ रहा है ना इस बार भी ये कॉर्नर को हिट करेगा देख लो अच्छे से ये कॉर्नर वाला एम्फसाइज करने के लिए मैंने दिया था यानी इस बार भी ये कॉर्नर को ही हिट करेंगे क्यों क्योंकि देखो ना जब मैंने x इक्वल टू y इज इक्वल टू 75 पुट किया तो x आया 90 तो x 90 मतलब क्या था वॉल तो वॉल एकदम कॉर्नर पे तो दिस इज 75 90 75 x आ गया 90 और y 75 यानी कॉर्नर ही तो हुआ सर हम ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं सर हमें तो ये नहीं पता ना कि सर छत पे गिरने वाला है तो हम सबसे पहले x की वैल्यू डाल देते हैं फिर हमें पता चल जाएगा नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो चीज ना इसमें भी पता चल जाएगा पता है क्या अगर छत पे नहीं जाने वाला होगा ना तो देखना आंसर इमेजिनरी आ जाएगा तो पता चल गया तो बात तो एक ही हुआ इससे फायदा पता क्या हुआ कि अगर छत वाला आंसर है ना तो आंसर सीधे आ गया सर तुम बता रहे उस समय ये पता चलेगा कि छत पे जाएगा या नहीं जाएगा पर कहाँ जाएगा वो नहीं पता चलेगा फिर इक्वेशन यही वाला लिखना है सर अगर छत पे नहीं भी जा रहा होगा तो हम 135 x पुट कर लेंगे तो हाइट आ जाएगी हाँ हाइट तो आ गया तो अगर मान लो छत पे नहीं जा रहा है और अगर मान लो वॉल पे हिट कर रहा है तब तो इसको इस अप्रोच से फायदा है ठीक है ना तब तो इस अप्रोच से फायदा है लेकिन अगर मान लो छत पे जा रहा होगा तो दैट केस जो मैंने बताया उस अप्रोच से ज्यादा फायदा देखो इसको कई तरह सोच सकते हो जैसे तुम कहते हो कि मैं ना सेफ साइड खेलना चाहता हूं तो ठीक है तो x के जगह 90 पुट कर लो y निकाल लो अगर वो y 75 से ज्यादा हो रहा है तो यानी कि ऊपर से जा रहा है 75 से कम हो रहा है यानी कि वॉल को हिट कर रहा है लेकिन अगर ऊपर से जा रहा है तो दैट केस तुमको यही वाला इक्वेशन करना ही पड़ता है ये आ जाता है इसमें प्रियंक has asked कि क्या हम इसमें हमेशा छोटे वाले वैल्यू लेंगे ना 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 ये मैंने नहीं बोला अभी रुको इसमें कहानी में ट्विस्ट है अब एक काम करो इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो और इस बार ले लो 150 मीटर या एक काम करो 150 भी मतलब एकदम 120 ले लो 120 मीटर ठीक है इसको दोबारा सॉल्व करो बाय टेकिंग 120 मीटर ये जो अप्रोच है ये मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस कर करके पॉलिशिंग इसलिए देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन हम कई बार अलग अलग वैल्यूज देके दे जस्ट फॉर प्रैक्टिस और कुछ नहीं तो इस बार सर इसमें सब में हमें पहले y लेना है मतलब 75 वाली वैल्यू लेनी है हाँ तो इस बार भी 75 वाला वैल्यू ले लो है ना 75 वाला 75
और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 90 और 150। नहीं, इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इंटरप्रेट करना है। अब ये 90 और 150 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे अब? इस बार तो फिगर ये नहीं होगा ना, इस बार फिगर कैसे हुआ? देखो मैंने वैल्यूज इसलिए चेंज नहीं किया सो दैट तुमको दोबारा सॉल्व ना करना पड़े। मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया, यानी इस इक्वेशन में कहीं कोई चेंज नहीं। फिर से मैं y = 75 पुट कर रहा हूँ, वही वेलोसिटी, वही एंगल, बस सिर्फ फर्क क्या पड़ गया कि इस बार जो वॉल है वो 120 मीटर दूर हो। अब मुझे उसका इंटरप्रिटेशन करना। नाउ इस बार कुछ आंसर्स आ रहे हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि प्रियंका सेठ की इस बार छत पे पहुंच जाएंगे, 150 आंसर होगा। This is what Priyanka is saying, but I want others also to chip in. Maybe somebody else can also join in. Abhi. Okay, Palak, can you be on air? Yes, sir. Okay, Palak, तुम इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बताओ, क्योंकि आंसर तो यही आएगा 90 और 150। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, इसलिए सॉल्व करके तो 90 150 आएगा। इस बार आंसर क्या लेना? ओके, 150 का एक्सप्लेनेशन क्या है? सर वो ऊपर वॉल को टच करेगा, वॉल से ऊपर जाएगा। ये कैसे पता चल रहा है? सर बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट तो सर एक्स कोऑर्डिनेट तो ज्यादा आ रहा है ना, मतलब 120 से। नहीं, एक ज्यादा भी आ रहा है, एक 150 भी आ रहा है, एक कम भी तो आ रहा है। है ना? ओके, अब सुनो, इसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझो। What have I done? I have put y = 75 in this equation. इसका मतलब क्या है कि अब मुझे आंसर किस चीज का मिलेगा कि वो वाले एक्स कोऑर्डिनेट जब प्रोजेक्टाइल 75 मीटर हाइट पे। तो इस बार दो आंसर्स आ रहा है, एक 90 आ रहा है। देखो 90 इज वेयर समवेयर हियर और एक 150 समवेयर हियर। यानी देखो ये वॉल इस बार 120 मीटर दूर है और ये प्रोजेक्टाइल इस लाइन को यानी y = 75 को 2 बार पार कर। ये देखो, ये हो गया x = 90 और ये हो गया x = 150। तो ऑब्वियसली इस बार 90 वाला आंसर तो नहीं लेंगे ना। क्यों? क्योंकि 90 में तो एक्चुअली ऊपर और क्लाइंब कर रहा है और फिर जाके 150 पे लैंड कर रहा है। तो ये हो गया x = 90 और ये हो गया x = 150। ठीक है, अब बाकी लोग सब लोग देखो। नाउ इज इट ओके कि इस बार हम 90 नहीं लेंगे, इस बार क्या होगा 150 वाला आंसर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी छत पे थोड़ी पहुंचा है, अभी तो बल्कि ऊपर जा रहा है और अब जाके छत पे पहुंचा। ये देखो, अब जाके छत पे पहुंचा, यानी ये हो गया वो x = यानी इस बार क्या होगा? सो दिस टाइम कंक्लूजन क्या आ रहा है? दैट द प्रोजेक्टाइल लैंड्स ऑन द रूफ। रूफ के कौन से पॉइंट पे? जिसका x कोऑर्डिनेट 150 है और y कोऑर्डिनेट 75 at 150, 75। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द इंटरप्रिटेशन। हम एक आध जने से पूछ भी लेता हूं। भूमिजा, यू आर नॉट responding or participating. I mean, Bhumija, can you be on air, bete? Bhumija Goswami. Bhumija. Yes, have you followed why I'm taking 150? Are you following why I'm taking 150 and not 90? Is that okay? या इस पे कोई डाउट है? भूमिजा? No, sir. चलो ठीक है। Let me maybe touch upon somebody else also. Rose, Shreya bete? Rose? Yes, sir. Are you getting why I'm taking 150 and not 90? Yes, sir. It's clear. Can you explain in your own words why? What is the logic? So because at 90, when x coordinate is 90, the height will be 75, but it will not touch the wall. It will be just before that. So we will take the landing point as 150. चलो ठीक है, very good explanation. I mean,
very good explanation. In fact, Aditya has also written a very nice language also for that expression, that is x equal to 90 पे तो बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी छत पे पहुंचा थोड़ी है। x equal to 9 पे तो बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी छत पे नहीं लैंड किया, छत पे तो अब जाके लैंड करेंगे x equal to 150। चलो, गुड जॉब, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज द इंटरप्रिटेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, मान लो x equal to 120 ना होके सपोज अगर x equal to 60 मीटर होता तो फिर क्या करते? ठीक है, तो यही y is equal to 75 पुट किया, तो यही इक्वेशन और यही आंसर्स 90 और 150। अब हम क्या करेंगे बताओ जरा, आंसर क्या होगा? मे बी somebody can participate। आज हो सकता है थोड़ा सा क्लास 1-2 मिनट मुझे स्ट्रेच करना पड़े। अजितेश कैन यू टेल मी, अगर मान लो वॉल 60 मीटर पे होता और उसमें तुमने y is equal to 75 पुट किया, और ये आंसर्स तो आएंगे क्योंकि y is equal to 75 का तो आंसर सही है ना? यस अजितेश कैन यू बी ऑन एयर? अजितेश, Ajitesh, can you be on microphone mode? Okay, because Ajitesh is not responding, so like I'm just looking at the answers. I mean, okay, you are having some connection error. कोई बात नहीं अजितेश, तुम मैसेज से बता दो मुझे कि अगर इस बार x equal to मतलब वॉल अगर 60 पे होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? Okay, Palak says कि then तो we would have taken 90 as the answer. Aditya says कि we will take the answer as 60. Okay, Saurabh says कि ये तो बाउंस बैक कर जाएगा। Okay, शिखर says कि 150 आंसर होगा। Okay, अब सुनो, ध्यान से सुनो। इस बार इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई सा भी आंसर नहीं होगा ना। इस बार मतलब अगर वॉल 60 पे हुआ इस बार कोई भी आंसर नहीं होगा, ना ये होगा और ना ही ये होगा। यू माइट से ये क्या मतलब है भाई, एक को रिजेक्ट करो, एक को तो मान लो एक्सेप्ट तो करो। आंसर इज नो एंड विल नॉट। आई विल टेल यू व्हाई। थोड़ा समझो इसको। देखो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि डोंट टेक दिस आंसर्स ऑन फेस वैल्यू। इसके जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें समझना भी है। इस क्वेश्चन का मतलब अब क्या रहेगा, देखो कि अगर वॉल 60 मीटर पे है और मैंने हाइट को पुट किया 75 मीटर और उससे आंसर सारा 90 और 150, इसका मतलब समझो क्या, देखो ये इसका मतलब वॉल 60 पे है लेकिन ये x इक्वल टू 90 आ रहा है और ये x इक्वल टू 150 आ रहा है। अब बताओ इस बार क्या ये छत पे पहुंच पाएंगे? छत पे तो पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि छत पे पहुंचने के लिए इसको इस वॉल के अंदर से आना पड़ेगा। यानी इस बार क्या होगा, 90 भी रिजेक्ट और 150 भी रिजेक्ट। ठीक है ना? फिर हम क्या करेंगे ना, अब हमें कंफर्म तो हो गया ना कि इस वॉल को हिट करता है। तो इस वॉल के बारे में मुझे क्या पता है? इस वॉल के बारे में अब मुझे पता है कि x इक्वल टू 60 मीटर। अब हम पता क्या करेंगे, उसी पार्ट इक्वेशन में अब दोबारा पुट करेंगे, लेकिन क्या पुट करेंगे, x के जगह 60 पुट करेंगे और उसके बेसिस पे y निकालेंगे। तो वो जो y होगा दैट विल बी द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द वॉल। अब देख रहे हो एक ही क्वेश्चन के कितने इंटरप्रिटेशंस और एक ही आंसर के, एक ही इक्वेशन के, एक ही क्वेश्चन के थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस में बदलता जा रहा हूं और देखो कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन बदलता जा रहा है। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना? तो मैं इस बार पुट कर रहा हूं x इक्वल टू 60, मतलब फाइनली y इक्वल टू 75 पुट किया था तो उससे 90 और 150 आ रहा है। तो 90 का तो मतलब ये कि इस वॉल के पीछे यहाँ पे, तो इसलिए दोनों ही आंसर रिजेक्ट कर दिया। और आप क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करेंगे कैसे, नाउ पुट x इक्वल टू 60 इन पाथ इक्वेशन और x इक्वल टू 60 पुट करोगे तो कुछ y आएगा और वो इस बार का आंसर आएगा कि वॉल को इतने हाइट यानी इतने y पे ये हिट कर। ठीक है? चलो अभी ये वाला जो डिस्कशन है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया, इसको हम लोग जो है ना कल कंप्लीट करेंगे। लेकिन कल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? ये हम लोग और अच्छे से
एक बार इस क्वेश्चन को और डिटेल में सॉल्व करें। सर हम इसको जनरलाइज करके कह सकते हैं कि अगर दोनों एक्स अगर इससे डिस्टेंस से ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब वो हिट कर रहा है बॉल को। एक्स किस डिस्टेंस से ज्यादा आता है? सर ये 60 वाला, अगर 60 के अगर कुछ और भी होता और वो डिस्टेंस कुछ अलग आता, मतलब नहीं, डिस्टेंस बोलते क्या मीन कर? सर मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से वॉल का डिस्टेंस वो तो 60 है, आप बताओ क्या करना चाह रहे हो? अगर सर 60 नहीं होता, मतलब कुछ भी होता और हाँ, जैसे चलो हाइट ठीक भी है। अलग होती। सर मैं अलग वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, और अगर दोनों एक्स उससे ज्यादा आते तो इसका मतलब वो वॉल को हिट करता है, जनरलाइज करके कह सकते हैं। नहीं देखो, अगर तुम प्रोसेस से जाना चाह रहे हो तो या तो हाइट को इक्वेट करके एक्स निकालो या तो एक्स को इक्वेट करके हाइट निकालो। तो मैंने हाइट को 75 पुट करके एक्स निकाला और उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज। बट तुम्हारा एक और अप्रोच भी है, एंड दैट इज एक्स को पुट करके वाई निकालो, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो एक काम करो, हमने डिस्कशन का एक मोरलेस फ्रेमवर्क बना लिया। अब इसके ऊपर और थोड़ा सा रिफाइंड तरीके से कल जो है एकदम इसका एक फाइनल वो बनाएंगे पिक्चर कि हमें एक्चुअली एग्जैक्टली करना क्या है और हमें सोचना क्या है। अभी मैंने सारा पॉसिबिलिटीज बताया कि अगर ऐसे हुआ तो इस तरीके से करेंगे, ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे, ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे एंड सो ऑन। बट एज आई सेड कि इसको हम लोग कल जो है एक फाइनल शेप देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच या सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना? सर अगर x 90 से नीचे होगा तो फिर वो वॉल पे लगेगी ना, ऊपर नहीं जाएगी वॉल के। अगर x 90 से नीचे हुआ, हाँ सर, 90 से कम मतलब हुआ, x नहीं, ये जो डिस्टेंस है वॉल का। हाँ, इस केस में आंसर ऐसा है कि अगर वॉल 90 से कम होगा तो यानी वॉल को हिट करेगा। बिल्कुल सही सर, और ऐसा हर केस में होगा ना? हाँ बिल्कुल नहीं, अब 90 तो नहीं कह सकता, किसी और केस में जो भी आंसर्स दोनों आ रहे हैं उसके जो छोटा आंसर है उससे अगर पहले वॉल होगा तो वॉल को हिट करेगा, ठीक है ना? चलो कोई नहीं, अब इस पे और एक्सटेंसिव डिस्कशन हो सकता है मुझे मालूम है, तो कोई नहीं, इसको अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम थीम, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम था, इतना तो रियलाइज हो, है ना? चलो आज के लिए इतना ही, वी ऑलरेडी स्ट्रेच बियॉन्ड मस्ट बी ऑन टाइम। भूमि यादव से इसकी एक रिलेटिव प्रोजेक्टाइल भी था, करते हैं, देखो एक एक क्वेश्चन में टाइम लगता, थोड़ा सा रुक करेंगे अगले।